दिल्ली के दिल में भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक की सीक्रेट एंट्री हो चुकी है। जो इंसान दिन रात उठते बैठते भारत के खिलाफ जहर उगलता है, उसे ही अचानक बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर बैठा करके दिल्ली क्यों भेज दिया गया है? क्या ये सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक नियुक्ति है या फिर दिल्ली के अंदर बैठ करके भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने और अंदरूनी जानकारी लीक करने का कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान है? इधर पाकिस्तानी सेना प्रमुख के तुर्की से लौटते ही अचानक से बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उज जमा तुर्की क्यों पहुंच गए हैं? ड्रोन और हथियारों की आड़ में क्या तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन और पाकिस्तानी आईएसआई मिलकर के भारत की पूर्वी सीमा पर कोई ऐसा चक्रव्यूह रच रहे हैं जिसकी भनक दिल्ली को लग चुकी है? जिस देश की सांसें भारत के प्याज, गेहूं और मेडिकल वीजा से चलती हैं, वो अचानक भारत की पीठ में खंजर घोंपने की जरूरत कैसे कर रहा है? दशकों से चाइनीज कार्ड दिखाकर के भारत को ब्लैकमेल करने वाले बांग्लादेश की हेकड़ी आखिर भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक भी गोली चलाए कैसे निकाल दी है? बॉर्डर के अंदर 50 किलोमीटर की वो कौन सी नई लक्ष्मण रेखा है जिसने रातों रात बांग्लादेशी सिंडिकेट की रीढ़ तोड़ करके रख दी है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम की हर एक हिडन लेयर को डिकोड करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैसे इस बार भारत के गृह मंत्री अमित शाह के एक साइलेंट मास्टर स्ट्रोक ने ढाका के इन सभी मंसूबों की हवा निकाल करके रख दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के उस सीनियर पत्रकार सैदुर रहमान की, जिसे तारिक रहमान सरकार ने भारत के अंदर बांग्लादेश हाई कमीशन के अंदर मिनिस्टर प्रेस के पद पर अपॉइंट किया है। यह कोई आम फैसला नहीं है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ने एक साल के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सैदुर को ये कुर्सी सौंपी है। ये पद फरवरी 2024 के अंदर फैजल महमूद के जाने के बाद से खाली पड़ा हुआ था। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर तारिक रहमान ऐसे व्यक्ति को दिल्ली में क्यों भेज रहे हैं जो खुलेआम भारत को नापसंद करता है और सोशल मीडिया पर अपनी नफरत जाहिर करता है? सैदुर रहमान वो व्यक्ति है जो हमेशा से भारत के ऊपर बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों के अंदर नाजायज दखल देने का आरोप लगाता है। उनके आर्टिकल्स में भारत के रवैये को हेजेमोनिक और बिग ब्रदर वाला बताया जाता है। ढाका यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन करके सत्ताधारी बीएनपी के मुखपत्र डेली डिंकल के अंदर काम कर चुके सैदुर की नियुक्ति दिल्ली के लिए एक सीधा कूटनीतिक उकसावा है। दोस्तों, अभिजीत मजूमदार जैसे भारतीय विश्लेषकों ने सीधा इस मामले में सवाल किया है कि जो इंसान भारत और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगातार जहर उगलता हो, 1971 के मुक्ति संग्राम के अंदर भारत की भूमिका को कम आंकता हो, उसे दिल्ली में क्यों बर्दाश्त किया जाए? लेकिन दोस्तों, इसके पीछे तारिक रहमान का एक बहुत गहरा डोमेस्टिक और रणनीतिक नैरेटिव छुपा हुआ है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यह सिर्फ एक पत्रकार की नियुक्ति है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गेम इससे बहुत बड़ा है। तारिक रहमान सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो नई दिल्ली के किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं है। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त इंडिया आउट कैंपेन अपने चरम पर है। ऐसे में सैदुर को दिल्ली भेज करके तारिक रहमान अपने भारत विरोधी कट्टरपंथी वोट बैंक को सीधा मैसेज दे रहे हैं कि ढाका अब दिल्ली के सामने नहीं झुकेगा। लेकिन बात सिर्फ एक नियुक्ति तक सीमित नहीं है। जरा इस पैटर्न को समझिए दोस्तों। दक्षिण एशिया के दशकों पुरानी कूटनीतिक परंपरा रही है कि नेपाल, भूटान, मालदीव और खासतौर पर बांग्लादेश का कोई भी नया प्रमुख सत्ता में आने के बाद में अपना पहला विदेशी दौरा भारत का ही करता है। शेख हसीना के दौरे के अंदर ये अलिखित नियम बन गया था। लेकिन दोस्तों, तारिक रहमान ने सत्ता में आने के बाद में इस पुरानी परंपरा को पूरी तरह से तोड़ दिया है। आखिर क्यों तारिक रहमान ने आज तक भारत की तरफ मुड़ करके नहीं देखा है? क्या ये उनका घमंड है या फिर शेख हसीना से कोई पुराना राजनीतिक बदला? तो दोस्तों, असलियत ये है कि तारिक रहमान को इस्लामाबाद और बीजिंग से बहुत खास इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं कि अब इंडिया आउट गेम को फाइनल अंजाम तक पहुंचाना है।
साल 2004 के ग्रेनेड हमले के बाद से ही भारतीय एजेंसियों ने बीएनपी को हमेशा शक के नजरिए से देखा है और अब उसी पुरानी कड़वाहट को आधार बना करके बांग्लादेश एक ऐसा खतरनाक गेम खेल रहा है जो सीधे तौर पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी को चुनौती दे रहा है। दोस्तों, जिस देश की सांसें भारत के प्याज, भारत के गेहूं और भारत के मेडिकल वीजा से चलती हैं, वो अचानक भारत की पीठ में छुरा घोंपने की जरूरत कैसे करता है? तो दोस्तों, जवाब ये है बीजिंग का पैसा और चाइना का वो सुसाइडल ट्रैप जिसके अंदर बांग्लादेश अपनी कब्र खुद खोद रहा है। बांग्लादेश ने अपनी नौसेना को मजबूत करने के नाम पर चाइना से सबमरीन खरीदी हैं। कोकस बाजार के पास में पेकुआ के अंदर बीएनएस शेख हसीना नाम का एक सबमरीन बेस चाइनीज मदद से तैयार किया जा रहा है। भारत के इर्द गिर्द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चाइनीज रणनीति का ये सबसे खतरनाक हिस्सा है। ढाका को लगता है कि चाइना की आर्थिक और सैन्य शक्ति के साए में वो भारत को चेक एंड बैलेंस कर सकता है। चाइना उसे लगातार ये भरोसा दे रहा है कि भारत के किसी भी दबाव की स्थिति में चाइना उसके साथ में खड़ा रहेगा। इसी चाइनीज गारंटी कार्ड के नशे के अंदर बांग्लादेश आंख मूंद करके श्रीलंका जैसी तबाही की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, तीस्ता नदी के कॉम्प्रहेंसिव मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंदर चाइना को शामिल करने की धमकियां भारत के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। लेकिन मुसीबत सिर्फ चाइना तक सीमित नहीं है। भारत के खिलाफ एक और खतरनाक फ्रंट खुल चुका है जिसकी स्क्रिप्ट अंकारा और पाकिस्तान के अंदर लिखी जा रही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक नए इस्लामिक मिलिट्री नेक्सस की। बांग्लादेशी सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा तुर्की की 5 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर हैं और इसकी टाइमिंग देखिए। दोस्तों, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की तुर्की यात्रा के ठीक बाद ये उनका दौरा हो रहा है। इस मामले में रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जनरल जमा तुर्की के अंदर आर्टिलरी सिस्टम और बारकटार जैसे ड्रोन्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। पिछले ही महीने तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ढाका गए थे। तब रक्षा और विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त समिति बनाने का फैसला हुआ था। दोस्तों, एर्दोगन अगस्त 2024 के बाद से ही बांग्लादेश के साथ में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी तेजी से बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि तुर्की और पाकिस्तान मिलकर के बांग्लादेश के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसके पीछे इस्लामाबाद का इकलौता मकसद है भारत के लिए पूर्वी सीमा पर एक नया कश्मीर जैसा सिरदर्द पैदा करना। दोस्तों, तुर्की खुलेआम पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे को उछालने से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस्लामाबाद को सैन्य सहायता मुहैया करवाने तक तुर्की का स्टैंड हमेशा भारत के विरोध में रहा है। ढाका के अंदर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अचानक बढ़ी हुई सक्रियता और दोनों देशों के बीच में सीधी समुद्री शिपिंग लाइंस का शुरू होना कोई इत्तेफाक नहीं है। साल 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को ढाका में अपनी जड़ें जमाने का इतना खुला मौका मिला है जिसका सीधा टारगेट भारत का नॉर्थ ईस्ट है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत ये सब कुछ चुपचाप देख रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब दिल्ली से लेकर के बंगाल और असम तक भारत ने एक ऐसा साइलेंट ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है जिसने बिना एक भी गोली चलाए ढाका को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, दशकों तक भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ में तुष्टीकरण या फिर सॉफ्ट डिप्लोमेसी की नीति अपनाई है ताकि वो चाइना के खेमे में ना जाएं। लेकिन मोदी सरकार की रणनीतिक सोच और गृह मंत्री अमित शाह के कड़े फैसलों ने इस चाइनीज कार्ड वाली ब्लैकमेलिंग की हमेशा के लिए हवा निकाल दी है। गृह मंत्रालय ने भारत बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक अभूतपूर्व आक्रामकता दिखाई है। पहले जो घुसपैठ एक स्थानीय समस्या मानी जाती थी, आज वो सीधी राष्ट्रीय सुरक्षा की रेड लाइन बन चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ का दायरा बढ़ाना। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक बढ़ा दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि बीएसएफ अब बिना राज्य पुलिस की अनुमति के तस्करों और घुसपैठियों के खिलाफ गहराई तक जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक जैसी ऑपरेशंस कर सकती है। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पूरा इस्तेमाल करते हुए बॉर्डर को अभेद्य किले के अंदर तब्दील कर दिया है। जहां नदियों और दलदली इलाकों के अंदर
बाड़ लगाना पॉसिबल नहीं था, वहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। लेजर वॉल्स, इंफ्रारेड कैमरे, थर्मल इमेजिंग और ड्रोन्स के जरिए अब परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा है। दोस्तों, एक टाइम था जब हर रोज हजारों मवेशी सीमा पार भेजे जाते थे। ये बांग्लादेश की बीफ इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा था और इससे करोड़ों रुपए का इलीगल फंड जनरेट होता था। असम पुलिस ने अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी जैसे कई स्लीपर सेल्स और नेटवर्क्स का भंडाफोड़ किया है, जिनके तार सीधे तौर पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े हुए थे। दोस्तों, इस आक्रामक नीति ने ढाका को क्लियर संदेश दे दिया है कि भारत अब किसी भी कीमत पर डेमोग्राफिक इन्वेजन बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी का अड़ियल रुख बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। दोस्तों, जब भी बात तीस्ता जल समझौते की आती है तो शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि वेस्ट बंगाल के किसानों के हितों की कीमत पर बांग्लादेश को एक बूंद पानी नहीं दिया जाएगा। उनका यह रवैया कूटनीतिक रूप से भारत सरकार के लिए एक मजबूत ढाल का काम कर रहा है। दोस्तों, नई दिल्ली अब ढाका से सीधे कह सकती है कि हम तो पानी देना चाहते हैं, लेकिन भारत के संघीय ढांचे के अंदर राज्य सरकार राजी नहीं है। असम के अंदर जीरो टॉलरेंस और वेस्ट बंगाल के अंदर तीस्ता जल पर फुल स्टॉप। इन दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर के ढाका के ऊपर ऐसी आर्थिक और डेमोग्राफिक नाकेबंदी कर दी है कि अब चाइना का कोई भी पैसा उन्हें इस घुटन से नहीं बचा पाएगा। अब दोस्तों, जरा बांग्लादेश की ग्राउंड रियलिटी और उनके इस खोखले घमंड के पीछे की हकीकत को भी समझते हैं। दोस्तों, आज हालात ये हैं कि बांग्लादेश चारों खाने चित्त है। जिस गारमेंट इंडस्ट्री पर उनकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी, वो ग्लोबल मार्केट के अंदर पूरी तरह से स्ट्रगल कर रही है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिर रहा है। हालात इतने खराब हैं कि उन्हें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF से बेल आउट पैकेज की डिमांड करनी पड़ रही है। भूगोल की बात करें तो बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। उनकी सांसें लेने की हर जगह भारत से होकर के गुजरती है। उनकी खाद्य सुरक्षा भारत के प्याज, गेहूं और चावल पर डिपेंडेंट है। लेकिन अमित शाह के सख्त आदेशों के बाद से ये तस्करी अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। इसका सीधा आर्थिक नुकसान बांग्लादेश के उन सिंडिकेट्स को हुआ है जो भारत विरोधी ताकतों को फंड करते थे। दोस्तों, भारत ने बहुत ही साफ लफ्जों के अंदर यह मैसेज दे दिया है कि अगर ढाका की तरफ से भारत विरोधी गतिविधियों को जरा भी शह दी गई तो बॉर्डर पर होने वाला सारा लीगल और इलीगल ट्रेड पूरी तरह से सील कर दिया जाएगा। यह कोई खोखली धमकी नहीं है, ग्राउंड के ऊपर इसका सीधा असर भी दिख रहा है और ढाका के बाजार महंगाई से कांप रहे हैं। दोस्तों, गृह मंत्रालय के साथ साथ भारत के 2 सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जो फायर ब्रांड रवैया अपनाया है, उसने तारिक रहमान सरकार की नींद उड़ा दी है। असम के अंदर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ और डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर दी है। शर्मा खुलेआम कहते हैं कि घुसपैठिए असम की संस्कृति और संसाधनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, दोनों देश 54 नदियां साझा करते हैं, जिनका कंट्रोल काफी हद तक भारत के पास में है। हर साल लाखों बांग्लादेशी सस्ते और बेहतर इलाज के लिए भारत के हॉस्पिटल्स पर डिपेंडेंट हैं। भारत उनके लिए एक लाइफलाइन की तरह है। फिर भी ये दुस्साहस क्यों? क्योंकि बीएनपी की पूरी राजनीतिक विचारधारा ही भारत के विरोध पर टिकी हुई है। उन्हें लगता है कि भारत की अपनी मजबूरियां हैं। उन्हें लगता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्ट की संवेदनशीलता के कारण भारत कभी पूरी तरह से रिश्ते नहीं तोड़ेगा। ढाका इसी तथाकथित भारतीय मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है, लेकिन भारत अब 1990 वाला डिफेंसिव भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और तेजी से ग्लोबल पावर बन रही है। दोस्तों, एस जयशंकर के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने बहुत स्पष्ट रेड लाइन खींच दी है। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान का उदाहरण ढाका के सामने रख दिया है। चाइना के डेट ट्रैप के अंदर फंस करके श्रीलंका दिवालिया हो गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी आज वेंटिलेटर के ऊपर है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि अगर ढाका चाइना को स्ट्रैटेजिक या फिर मिलिट्री एक्सेस देता है या पाकिस्तानी ISI को भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देता है तो भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानेगा।
इसके बाद में भारत आवश्यक वस्तुओं के निर्यात और मेडिकल वीजा के ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है जिससे बांग्लादेश के अंदर रातों रात हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, भारत ने ब्लैकमेलिंग का जवाब घुटने टेक कर नहीं बल्कि पूरी तरह से इग्नोर करके दिया है। दोस्तों, जब बांग्लादेश ने चाइनीज सबमरीन्स ली तो भारत ने अपनी सेना का डिप्लॉयमेंट मजबूत कर लिया और बॉर्डर सील करने स्टार्ट कर दिए। मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। अगर आप चाइना के पास में जाना चाहते हैं तो शौक से जाइए, लेकिन फिर भारत से किसी भी तरह की मदद या फिर रियायत की उम्मीद मत करिए। भारत ने अपनी कूटनीति, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक इच्छाशक्ति से बांग्लादेश को एक ऐसे अदृश्य घेरे के अंदर बांध दिया है जहां से वो छटपटा तो सकता है लेकिन बाहर नहीं निकल सकता। सैदुर रहमान को दिल्ली भेजना, तारिक रहमान का भारत दौरा ना करना और तुर्की पाकिस्तान के साथ में खतरनाक सैन्य गठबंधन बनाना, ये सब बताते हैं कि बांग्लादेश अब भारत के साथ में एक ट्रांजैक्शनल और शीत युद्ध जैसे संबंधों की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत के लिए ये समय भावुक होने का नहीं है बल्कि स्मार्ट चाणक्य नीति का है। दोस्तों, नई दिल्ली को सैदुर रहमान जैसे लोगों की बेतुकी बयानबाजी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देकर के उसे हीरो नहीं बनाना चाहिए। इसके बजाय भारत को अपने इकोनॉमिक लेवरेज का बहुत साइलेंट लेकिन डेडली तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी तरह से सप्लाई लाइन बंद करके दुनिया की नज़रों में विलेन बनने की जगह नॉन टैरिफ बैरियर के जरिए ऐसा सूक्ष्म दबाव बनाया जाना चाहिए जिसकी काट बीजिंग के पास भी नहीं है। दोस्तों, भूगोल को बदला नहीं जा सकता। देर सवेर बांग्लादेश की हर सरकार को ये समझ में आ ही जाएगा कि नई दिल्ली से दुश्मनी मोल लेकर के ढाका चैन से नहीं सो सकता है। भारत की मौजूदा सरकार ने अपना नेशनल कॉन्फिडेंस दिखा दिया है कि हम किसी की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे, ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेंगे। चाहे आप कितना भी कहते रहें कि हमारे यहाँ पर भारत घुसपैठियों को वापस भेज रहा है, हम उन घुसपैठियों को लगातार भेजेंगे और भेजते ही रहेंगे जब तक कि वो भारत से पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाते हैं। अब दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या भारत को अब अपनी जो सिक्योरिटी लेयर्स हैं उनको और तेजी से बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश की तरफ कुछ अच्छाई की उम्मीद करना तो बेमानी होगा कि वो भारत से डिमांड कर रहे हैं कि हम शेख हसीना को उनको जल्दी से सौंप दें, उनका प्रत्यर्पण कर दें। और भारत ने इसको लेकर के भी बहुत तगड़ी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है। भारत ने ऐसी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया है कि अब बांग्लादेश में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि खुद शेख हसीना ने कहा है कि मैं बांग्लादेश में आ रही हूं, मतलब भारत को सौंपने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भारत जितने भी इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके अपने देश में भेज रहा है, उनसे उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो बॉर्डर को सील कर रहे हैं, लेकिन भारत यहां पर भी रुकने वाला नहीं है। उनके गृह मंत्री लगातार भौंक रहे हैं कि भारत हमारे यहां लोगों को वापस से भेज रहा है, ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन भारत इसके बावजूद भी नहीं रुका है। खुद अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं और इस बार जो दौरा उन्होंने किया है वो बाकायदा बॉर्डर के पास पहुंचे हैं और पूरा निरीक्षण करने के बाद में बहुत तगड़े इंस्ट्रक्शंस अब दे दिए गए हैं। यानी दोस्तों, अब जो कुछ बीएसएफ को लेकर के हो गया है वो अब इस पूरे बॉर्डर को बिल्कुल कंट्रोल में लेने वाले स्थिति में है। अब इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपने कमेंट जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।